यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसको हम कहते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों कहते हैं, पहले वो समझना जरूरी है। वो समझने से पहले ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमें देखने हैं इस चैप्टर में, लेट अस सी दैट वन बाय वन। जो हमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देखना है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आप मेरे साथ साथ साइमल्टेनियसली लिखना स्टार्ट कर दो, डोंट वेट फॉर मी नाउ, यू कैन स्टार्ट राइटिंग साइमल्टेनियसली ऑल ऑफ यू। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बाद आता है सेकंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। The third special contract is contract of bailment. The fourth one is contract of pledge. And the last one, fifth one, contract of agency. Contract of agency. ध्यान देना, इन पांचों को हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। वन बाय वन। पहला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो मैं बता रहा हूं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। व्हाट इज इंडेमनिटी? कोई बोलेगा मुझे इंडेमनिटी का मतलब क्या है? इंडेमनिटी का मतलब मैं कहूंगा टू मेक गुड द लॉस। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? टू मेक गुड द लॉस। आपने अक्सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा होगा, राइट ऑफ अ पार्टनर राइट टू बी इंडेमनीफाइड। मतलब अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कुछ खर्चा करता है तो उस पार्टनर को वो खर्चा क्या होगा? इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मतलब उसको मेक गुड द लॉस करना पड़ेगा। फर्म उसको क्या करेगी? कॉम्पेंसेट करेगी। इंडेमनीफाई का मतलब क्या हुआ? इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ? टू रिएम्बर्स, टू कॉम्पेंसेट, टू मेक गुड द लॉस। देन The second special contract is contract of guarantee. अब गारंटी इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? देखो, गारंटी एंड वारंटी में अंतर है। आप जब कोई मोबाइल खरीदते हो, टेलीविजन खरीदते हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो तो आपको वारंटी मिलता है। क्या मिलता है? वारंटी। गारंटी अलग है। हालांकि अक्सर शॉपकीपर आपको बोलेगा मैं गारंटी देता हूं, कुछ नहीं होगा, बट वो भले गारंटी वर्ड यूज कर रहा है, एक्चुअल में आपको क्या मिलता है? वारंटी मिलता है। गारंटी अलग है। गारंटी में क्या होता है? गारंटी हर वक्त इंसानों की दी जाती है, ह्यूमन बींग्स। गारंटी इंसान की कैसे दी जाएगी? आप गए बैंक में लोन लेने के लिए, बैंक ने कह दिया अगर आपको लोन चाहिए तो आपको किसी का क्या देना होगा? गारंटी देना होगा। आप आपके दोस्त को कहते हो तुम मेरे बिहाफ पर क्या दे? गारंटी दे। मतलब आपका दोस्त जब आपके बिहाफ पर गारंटी देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो बैंक के साथ वो एंटर करता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आता है। तो गारंटी इस वर्ड का मीनिंग सबको समझ रहा है? इंडेमनिटी का मीनिंग हमने क्या देखा? टू रिएम्बर्स, टू मेक गुड द लॉस। गारंटी का मतलब क्या है? गारंटी हम कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सम पर्सन। मैं लिखूंगा गिवन, गिवन ऑन बिहाफ ऑफ सम पर्सन। किसी और पर्सन के बिहाफ पर ये दी जाती है। और ये सुनो, then we go to that third contract, contract of bailment. bailment का मतलब क्या हुआ? bailment देखो, अगेन सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपने सबने पढ़ा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ा है सेल और bailment का डिफरेंस। सेल जब गुड्स का सेल होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ पोसेशन दोनों होता है। bailment में सिर्फ पोसेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त एक दिन क्लास में एब्सेंट है, नेक्स्ट डे वो आता है, आपको कहता है तेरी बुक मुझे दे दे, मैं कंप्लीट करके तुझे कल देता हूं। वो कंप्लीट करने के लिए तुमसे बुक लेता है ना। क्या बुक उसका हो गया? नहीं, आप में और उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन टू हिम विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आप क्लास में बैठे हो, आपका दोस्त आपके नेबर में है, वो लिखते लिखते उसका पेन खत्म हो गया, उसने आपसे आपका पेन छीन लिया और वो लिखना शुरू कर दिया। बोला तू तेरा देख।
अब ऐसे केस में जब उसने आपका पेन लेकर लिखना शुरू कर दिया, क्या वो पेन उसका हो गया? नहीं, उसके पास सिर्फ क्या ट्रांसफर हुआ है? पोसेशन ट्रांसफर हुआ है। ओनरशिप अभी भी किसके पास है? तुम्हारे पास ही है। मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो बेलमेंट में हम कहेंगे द पॉइंट ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कोई शक किसी को? सबको समझ रहा है? देन द फोर्थ वन क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज मतलब भारत मेरा देश है, वो वाला प्लेज नहीं। प्लेज का मतलब क्या है यहां पर? हाँ, गिरवी रखना, मॉर्गेज करना, सोने तारण कर्ज। पता है क्या सोने तारण कर्ज? गोल्ड लोन। आप जाते हो बैंक में गोल्ड लोन लेने, आप वहां पर गोल्ड क्या रखते हो? गिरवी रखते हो, बदले में आपको लोन मिलता है। और वो लोन आपको जब तक आप रीपे नहीं करते हो, गोल्ड किसके पास रहेगा? बैंक के पास। जब गोल्ड पूरा लोन रीपे करोगे, गोल्ड आपको रिटर्न किया जाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हम कहते हैं, अगेन वहां पर भी सेम है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में सेम है, ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बट फिर प्लेज में भी अगर हम गोल्ड बैंक में रखते हैं, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दोनों में अंतर क्या है? प्लेज ऑफ बेलमेंट में सुन लो, प्लेज में भी ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, बट प्लेज में जो गुड्स हम प्लेज करते हैं वो सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, जमानत के तौर पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा दोनों को इलेबोरेट करता हूं। बेलमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ पोसेशन है विदाउट ओनरशिप, प्लेज में भी ट्रांसफर ऑफ पोसेशन है विदाउट ओनरशिप। बेलमेंट में एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी आपने किराए पर ली, रेंट पर। आपने किसी से गाड़ी किराए पर ली तो आपको गाड़ी का पोसेशन ट्रांसफर हो गया विदाउट ओनरशिप, बट उस गाड़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, यू कैन यूज द व्हीकल ना। मतलब बेलमेंट में जो गुड्स आपके पास आते हैं उसका आप यूज कर सकते हो, यूज। प्लेज में आपने बैंक मैनेजर के पास बैंक में जाकर गोल्ड क्या कर दिया? गिरवी रखा। बैंक मैनेजर वो गोल्ड पहन के घूमेगा क्या? कैन ही यूज इट? नहीं। मतलब प्लेज में वो उसे यूज नहीं कर सकता है। प्लेज में वो सिर्फ क्या कहते हैं उसे रख सकता है। हाँ, तो हम वहां पर लिखेंगे एज सिक्योरिटी, वो डेफिनेशन सेम है, डिक्टो है, और नीचे आएगा एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। जो प्लेज में गुड्स रखे जाते हैं एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी अमाउंट है उसके रीपेमेंट के लिए गुड्स क्या किए जाते हैं? प्लेज में सिक्योरिटी में रखे जाते हैं। तो प्लेज और बेलमेंट में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पहला तो हम कहते हैं प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट, बट बेलमेंट में हम गुड्स को यूज कर सकते हैं, प्लेज में गुड्स को यूज नहीं कर सकते। उसको सिर्फ किसके लिए रखते हैं? सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। वो करते का। सो दैट इज प्लेज में सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। देन वी गो टू दैट लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या हुआ? वी कैन से वन पर्सन इज अ प्रिंसिपल, अनदर पर्सन इज अ एजेंट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर होगा? हम कहते हैं देयर इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ा है, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल ऑफ हिमसेल्फ एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। पता है क्या? हर पार्टनर क्या है? खुद का प्रिंसिपल है, बाकी पार्टनर्स का एजेंट है। मतलब पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि कंसिडरेशन चैप्टर में एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूल क्या होता है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस है, जिसमें लिखा है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एंटर होते हो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि नहीं? अरे ये सुनो, मतलब अब इन पांचों कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ चुके हैं। मैंने इनको हेडिंग दिया है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो माय फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज दैट इनको हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों कहते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ये समझने से पहले इसको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से हम कंपेयर करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जब कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर होने के लिए 5 एसेंशियल एलिमेंट्स सेटिस्फाई होने जरूरी। कितने? 5 एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर वो पांचों एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉर्मल। मतलब इनको हम स्पेशल इसलिए कह रहे हैं,
उन 5 एलिमेंट्स को जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, उनमें से एक एलिमेंट यहां पर मिसिंग भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट आर द 5 नॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? लिसन केयरफुली। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये पहला एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या कहा मैंने? प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सब बोलो तो ध्यान रहेगा आपका, विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन। थर्ड है फ्री कंसेंट। फोर्थ है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड फिफ्थ है लॉफुल एग्रीमेंट। लॉफुल एग्रीमेंट क्यों? आप सबने पढ़ा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट्स लॉफुल भी होते हैं, अनलॉफुल भी होते हैं। अगर अनलॉफुल एग्रीमेंट रहा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये 5 एसेंशियल एलिमेंट है। लीफो में देखते हैं, लास्ट लॉफुल एग्रीमेंट, फोर्थ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी में कहते हैं मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। देन नंबर 3 फ्री कंसेंट, नंबर 2 लॉफुल कंसिडरेशन, एंड नंबर 1 प्रॉपर ऑफर प्रॉपर एक्सेप्टेंस विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ये कितने पार्टीज के बीच में होता है? 2। मतलब एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के बीच होता है, यस और नो। अब हम आ रहे जो 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने लिखे हैं, इन 5 एलिमेंट्स के साथ उसको कंपेयर करते हैं। इनमें कुछ खास बात है इन पांचों में, इसलिए इनका नाम क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें खास बात क्या है वो हमें पहले अभी पहले वो देखना है। इसमें खास बात क्या है? मैंने आपको इंडेमनिटी का मीनिंग बताया। व्हाट इज दैट मीनिंग वी हैव रिटन? टू मेक गुड द लॉस। लेट अस अंडरस्टैंड। टू मेक गुड द लॉस मतलब इंडेमनिटी है। एग्जाम्पल देते हैं पहले इंडेमनिटी इस वर्ड का, कैसे इट इज मेक गुड द लॉस। व्हाट हैपेंस, आपका एक पार्सल है, पार्सल बुक का पार्सल आपके फ्रेंड ने भेजा है मुंबई से, जो आपको मिलने वाला है पुणे में। आपके फ्रेंड ने रेलवे के थ्रू वो पार्सल भेजा है, रेलवे में पार्सल दे दिया है, और आपको रेलवे रिसिट उसने कुरियर कर दिया। रेलवे रिसिट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, यस और नो। आपको क्या करना है? वो रेलवे रिसिट दिखाना है रेलवे स्टेशन पर, और आपको पार्सल मिल जाएगा बुक्स का पार्सल। अब आपसे वो रेलवे रिसिट गुम हो गई है, यू हैव लॉस्ट इट। पार्सल तो उसी को मिलेगा जिसके हाथ में रेलवे रिसिट है। आप जाते हो रेलवे स्टेशन पर, रेलवे मास्टर को और स्टेशन मास्टर को आप वहां पर कहते हो, माय लॉर्ड रेलवे रिसिट मेरे पास से गुम हो गई है, बट ये पार्सल जो आया है वो मेरा ही है, प्लीज आप मुझे पार्सल दे दो। ऐसा आपने कह दिया। स्टेशन मास्टर ने आपको कह दिया, सॉरी हम आपको पार्सल नहीं दे सकते, बिकॉज जिसके हाथ में रिसिट होगा उसी को दे सकते। आप कहते हो अरे भाई मैं ही ओनर हूं इस पार्सल का, आप प्लीज मुझे दो। वो बोलते क्या गारंटी कि तुम ओनर हो? अगर कोई और व्यक्ति कल को रिसिट लेकर आ गया और हमें उसे पार्सल देने के लिए अगर पार्सल नहीं रहा तो उसका नुकसान भरपाई हमें देना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। आपके तो कोई नहीं आएगा, ये मेरे फ्रेंड ने भेजा है, मुझे मेरे लिए भेजा था, मेरे पास रेलवे रिसिट था बट वो गुम हो गया, प्लीज मुझे दो। रेलवे स्टेशन वाला कहता है मास्टर ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम लॉफुल ओनर हो इस पार्सल के और तुमसे वाकई में गुम हो गया है, तो एक काम करो, एक इंडेमनिटी बॉन्ड हमको लिख कर दो। एक इंडेमनिटी बॉन्ड लिख कर दो। क्या लिख कर दोगे तुम? ये लिख कर दोगे कि ये बुक का पार्सल मेरे लिए ही है, मुझसे ये रेलवे रिसिट गुम हो गया था, इसलिए मैं आपसे बगैर रेलवे रिसिट का ये पार्सल क्लेम करना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति कल रेलवे रिसिट लेकर आता है, कोई व्यक्ति, और उस केस में रेलवेज को उसे पार्सल के बदले में कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, तो रेलवेज को होने वाला सारा नुकसान मैं रेलवे को कॉम्पेंसेट करूंगा। ऐसा लिख कर दो। मैं जो बोलूं समझ आए? आपने ऐसा लिख कर दे दिया रेलवे स्टेशन मास्टर को। अब उसने वो इंडेमनिटी बॉन्ड अपने पास रख लिया और आपको क्या कर दिया? पार्सल ऑफ बुक्स दे दिया। अब क्योंकि आप लॉफुल ओनर हो, यूजुअली कोई आएगा नहीं क्लेम करने के लिए, बट अगर मान लो आप लॉफुल ओनर नहीं हो तो कोई पर्सन आता है क्लेम करने, तो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। मतलब क्या सुनो, व्हाट इज इंडेमनिटी? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में वन पार्टी promises to indemnify or promises to make good the loss of another party for loss caused to him due to the conduct of promisor himself or any other person. इसे स्क्रीन पर आप देखो, मैं वो डेफिनेशन बता रहा हूं, डोंट राइट प्लीज, नो वन विल राइट, पहले समझो। वो डेफिनेशन में बता रहा हूं
क्या दिया उस डेफिनेशन में, समझो। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, क्या लिखा है, वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी। हमारे एग्जाम्पल में वी वेर द पार्टी, और हमने रेलवेज को प्रॉमिस किया था टू सेव द अदर पार्टी, किस लिए, फ्रॉम द लॉस कॉज्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ। हम प्रोमिसर थे, रेलवेज प्रॉमिस ही थे। हमारा कंडक्ट मतलब हमारा बर्ताव और बिहेवियर क्या होगा, अगर हमने गलत तरीके से क्लेम किया है पार्सल तो हम रेलवेज को कॉम्पेंसेट करेंगे। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, अगर कोई और पर्सन की वजह से रेलवेज को नुकसान होता है तो उस केस में हम वहां पर लायबल नहीं होंगे। इस एग्जाम्पल में हमारी कंडक्ट की वजह से रेलवेज को नुकसान होता है, पार्सल हमें मिलता है हमारे क्लेम पर और रेलवेज को नुकसान होता है तो हम रेलवेज को कॉम्पेंसेट करेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक तो ध्यान दो, एक तो प्रोमिसर की गलती होगी, कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब किसी और पर्सन की गलती पर भी आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो। वो भी एग्जांपल हमें देखना है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया जिसमें प्रोमिसर की गलती हो गई पार्सल क्लेम करने के लिए, तो प्रोमिसर कॉम्पेंसेट करेगा। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं जहां पर प्रोमिसर की गलती नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की गलती है, और फिर भी प्रोमिसर क्या कर रहा है, आपको कॉम्पेंसेट कर रहा है। कैसे, लिसन केयरफुली। आपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला, इंश्योरेंस गाड़ी का, इंश्योरेंस कंपनी से। जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसर होती है कि प्रॉमिसी होती है, प्रॉमिसी होती है। पैसा आप उनको देते हो, प्रीमियम होने के बाद जो नुकसान होगा, नुकसान पर आप उनको देते हो, वो आपको देते, वो आपको देते, मतलब वो प्रॉमिसर है, आप प्रॉमिसी हो। मतलब आपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसर है, आप प्रॉमिसी हो। अब आपकी गाड़ी को किसी ने रास्ते में आकर ठोक दिया, थर्ड पर्सन ने आकर आपकी गाड़ी को ठोक दिया, आपको कॉम्पेंसेट कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। अब उस डेफिनेशन को पढ़ो, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मैंने डायरेक्टली क्या पढ़ लिया, फ्रॉम द लॉस कॉज ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी की वजह से आपका नुकसान हुआ है क्या, नहीं, किसी थर्ड पर्सन ने आकर ठोक दिया है, बट कॉम्पेंसेट कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। और इसलिए हम इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल क्यों कहते हैं, रीजन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें जिस पर्सन, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों में से एक पार्टी ने गलती की है तो दूसरा पार्टी को वो पहला वाला पार्टी क्या करेगा, कॉम्पेंसेट करेगा। मतलब पहले वाले की गलती के लिए दूसरे वाले को कॉम्पेंसेशन मिलेगा। यहां पर किसी और की गलती के लिए, किसी और की गलती के लिए कोई और प्रॉमिस कर रहा है, वो करते का, मतलब ये कोई स्पेशल चीज हुआ ना, और इसलिए इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है, एक पार्सल, बुक के पार्सल का दिया, और एक क्या दिया, इंश्योरेंस का दिया। बुक के पार्सल में गलती आपकी प्रॉमिसर की हो सकती है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी ने आकर ठोक दिया, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी। सुनो, बट जिस प्रॉमिसर प्रॉमिसी का मैं नाम ले रहा हूं, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में उनके नाम है, प्रॉमिसर को कहते हैं इंडेमनीफायर। क्या कहते हैं, इंडेमनीफायर, एंड प्रॉमिसी को कहते हैं इंडेमनीफाइड। ये सिर्फ समझने तक अभी तक बताया था। तो जब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंटर होता है, कितने पार्टीज के बीच में एंटर होगा, दो पार्टीज के बीच में एंटर होगा। जो प्रॉमिसर होगा उसे हम क्या कहते हैं, इंडेमनीफायर। जो प्रॉमिसी होगा वो इंडेमनीफाइड है। अब सुनो, हमने इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस आपने निकाला, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया कि अगर गाड़ी को अगले 1 साल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपको कॉम्पेंसेट करेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपको कॉम्पेंसेट करेंगे। एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर 1 साल के एंड तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कॉम्पेंसेट करेगी क्या, नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जब जब एंटर होता है तो जो इवेंट होता है वो हर वक्त कंटिंजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो भी इवेंट होगा वो कंटिंजेंट होगा। हमारे बुक के पार्सल का कॉन्ट्रैक्ट जो इवेंट हुआ था, कल को कोई व्यक्ति क्लेम करने आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर कंटिंजेंट इवेंट है तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टिपिकल फॉर्म ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और सबको समझ आए कि नहीं? अच्छा,
सर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन बताया, तो एक बार उस डेफिनेशन को समझते हैं फिर से. व्हाट इज दैट डेफिनेशन? बोलो सब लोग. अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू, हाँ, मेक गुड द लॉस ऑफ अनदर पार्टी by the loss caused to the conduct of promisor himself or by any other person is contract of indemnity. अभी आप नोटबुक में हेडिंग देकर सिर्फ ये डेफिनेशन लिखोगे, सिर्फ डेफिनेशन, एग्जाम्पल लिखोगे नहीं. सेक्शन 124 जो दिया है उसका सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे. यहां तक ही लिखना है बस, जितना मैंने रेड पेन के ऊपर हाईलाइट किया बस. उस डेफिनेशन को लिखने के बाद नंबर 1 को हाईलाइट करना, जैसे मैंने 1 वहां पर लिखा है. 1 क्या है? कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ. 2 क्या है? कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. लिखा है सबने? प्लीज बी फास्ट. डेफिनेशन लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 जो मैं बोला उतना ही लिखना है, एग्जाम्पल अभी तक लिखना नहीं है. डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखोगे पॉइंट नंबर 2, क्या जो स्क्रीन पर दिया है. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ, बोलो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज द इवेंट इज ऑलवेज अनसर्टन. पॉइंट नंबर 2 आप लिखोगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. सबको समझाना क्यों? पॉइंट नंबर 3 भी लिख देना. प्रोमिसर, उसे हम क्या कहते हैं? इंडेमनीफायर. प्रोमिसी, उसे क्या कहते हैं? इंडेमनीफाइड ऑब्लिक इंडेमनिटी होल्डर. याद रखना आसान है, प्रोमिसर, इंडेमनीफायर, याद रखो. और उसके बाद में जो प्रोमिसी है उसके लिए इंडेमनीफाइड होगा या इंडेमनिटी होल्डर होगा. दोनों नाम प्रोमिसी के हैं. लिखा है? आलस करो मत लिखो. कुछ स्टूडेंट बड़े आलसी होते हैं. वर्चुअल स्टूडेंट्स लिखो. आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं देखिए, भगवान देख रहा है आपको, ध्यान दो. हाँ, इंस्टीट्यूट पनिश करेगी आपको, वरना मुझे पनिश करने की जरूरत ही नहीं है. हो गया पॉइंट नंबर 3? नहीं हो गया तो लिखो. पॉइंट नंबर 4 में आप लिखना उसके बाद एग्जाम्पल. क्या लिखोगे? एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल में आप लिखोगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल जो हुआ है उसमें इंश्योरेंस कंपनी का रोल क्या है? इंडेमनीफायर. मतलब वो कौन है? प्रोमिसी है ना. अरे प्रोमिसर है. और अश्योर्ड मतलब हम लोग अश्योर्ड होते हैं. हम कौन होंगे? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर. एवरीवन एग्रीज? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट एग्जाम्पल है. ओके, लिखा है सबने? तो लिखो फिर.
बढ़ू आगे? तो सुनो, अब एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, मुझे बोलो क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा या नहीं होगा? हमने अभी अभी लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कंटिंजेंट होता है? लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सन के लाइफ के ऊपर होता है। हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्यों? लिसन केयरफुली। नंबर वन, बिकॉज डेथ is a certain event. Death is a certain event bound to happen, number one. And number two, even though the time of it is uncertain, death is a certain event bound to happen. Number two, loss caused due to death. Listen, loss caused due to that cannot be valued, cannot be replaced. जीवन अमूल्य है, जीवन अनमोल है, जीवन अमूल है। ध्यान रखो, अमूल मतलब अमूल्य है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान रखो, जीवन अमूल्य है। हमने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का देखा था, जिसमें हमने देखा था होने वाले नुकसान को कॉम्पेंसेट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, वो प्रॉमिसर या इंडेमनिफायर। बट यहां पर डेथ के केस में कितना नुकसान हुआ ये कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्यों नहीं है? इट इज एन एक्सेप्शन। हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्शन कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। क्यों? बिकॉज भले ही वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो लाइफ इंश्योरेंस है। नंबर वन, वो डेथ इवेंट को लेकर है जो सर्टन है। एंड नंबर टू, वो ऐसे इवेंट को लेकर है जिसका लॉस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो अब लिखो पॉइंट नंबर 5 नीचे, जो मैं स्क्रीन पर बता रहा हूं। क्या लिखा है? हाउएवर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ COI, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज नंबर वन, लॉस ड्यू टू डेथ कैन नॉट बी वैल्यूड, होता है, loss due to that cannot be valued and replaced. Then दूसरा मतलब सेकंड पॉइंट, हरभजन सिंह वाला दूसरा नहीं, डेथ इज अ सर्टन इवेंट। कुछ स्टूडेंट को जिनको क्रिकेट नहीं समझता है ना, उनको दूसरा कुछ समझता नहीं है। मैं आपको बता दूं, हरभजन सिंह जो बॉलिंग में एक बॉल डालते हैं उसे दूसरा बॉल कहते हैं, इज ऑफ स्पिनर। बट जब वो लेग स्पिन डालते हैं तो उसे दूसरा कहते हैं। देखो, आपको ECL के साथ साथ, लॉ के साथ साथ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ सारा नॉलेज दे रहा हूं मैं। इसकी अलग से फीस है जो आप बाद में अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। तो ध्यान दो, डेथ इज ए सर्टन इवेंट बाउंड टू हैपन। दो रीजंस है। करते का इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दो केसेस में स्टूडेंट शांत लिखते हैं। एक तो भूख लगी है, चुपचाप कुछ कर नहीं सकते इसलिए लिखना है, या दूसरा आप बहुत ही आज्ञाधारी बालक हो, मतलब स्टूडेंट हो। सेकंड, मुझे पता है आप सेकंड ही बोलोगे, आई नो, बिकॉज आप वाकई में हो सब लोग। 5 पॉइंट अभी तक हमने लिखे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, सबको समझा है? तो मुझे इस 5 पॉइंट को, हमें आपको पढ़ेगा नहीं, मुझे बोलो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज यहां पर किसी और के होने वाले गलती के लिए कोई और लॉस कॉम्पेंसेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने पार्टीज है? 2। इट इज अ टिपिकल फॉर्म ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसर को क्या कहते हैं? इंडेमनिफायर। प्रोमिसी को क्या कहते हैं? इंडेमनिफाइड। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ट एक्सेप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। रीजन वी हैव रिटन। क्लियर है? सेक्शन 124 हमारा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग दो, सेक्शन 125। 2 ही सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। हेडिंग क्या दोगे? सेक्शन 125। और जो स्क्रीन पर दिया है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफाइड, उसे आप आगे लिख लो। सेक्शन 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, हेडिंग दे दो और सुनो फिर। व्हाट इज इट? इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड को हम क्या कहते हैं? प्रोमिसी कहते हैं ना। हम प्रोमिसी के राइट्स हमको देखना है 125 में। उसके लिए मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, पहले सुन लो।
फिर हमको लिखना है वो। हमने इंश्योरेंस का एग्जाम्पल देखा जिसमें आपके गाड़ी का इंश्योरेंस जब हुआ, किसी और ने आपकी गाड़ी को आकर ठोक दिया, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास आपने क्लेम फाइल किया, कहा हमको कॉम्पेंसेशन दो। इंश्योरेंस कंपनी का सर्वे हुआ, सर्वे, इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर ने रिपोर्ट दिया कि इन्होंने जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट कराया, गाड़ी को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, इन्होंने जानबूझ कराया। इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया। they decided not to give you compensation। आप गिड़गिड़ाते रहे, आप चिल्लाते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वाकई में एक्सीडेंट हुआ है, आप यकीन मानो मेरी बात। वो नहीं माने, उन्होंने कहा सॉरी, रिपोर्ट आया ये जानबूझकर हुआ है, बट आपका ये एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं हुआ था, सर्वेयर ने गलत रिपोर्ट दिया था। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आप इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कहां पर जाओगे? कोर्ट में। आप प्रॉमिसर हो कि प्रॉमिसी हो? मतलब आपका इंडिमिटी होल्डर स्टेटस है या इंडिमिफायर है? इंडिमिटी होल्डर है। जब आप इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में गए, कोर्ट में पहला हियरिंग हुआ, पहला हियरिंग आपके फेवर में आया, आप खुश हुए। दूसरा हियरिंग भी आपके फेवर में आया, आप डबल खुश हुए। दूसरी हियरिंग के एंड में कोर्ट ने कह दिया कि अब 15 दिन बाद अंतिम फैसला आएगा, आप मन ही मन मुस्कुराए, अब इंश्योरेंस कंपनी को सबक सिखा के रहूंगा। इंश्योरेंस कंपनी 2 हियरिंग हार चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी सदमे में है, उनको डर लग रहा है कि अगर हम ये 15 दिन बाद वाले फैसला अगर आ जाता है और फैसला अगर फिर से इनके फेवर में ही जाता है, जो कि जाने की पूरी संभावना है, तो ऐसे केस में हमें इनको होने वाला नुकसान जो है, डैमेज, वो तो देना पड़ेगा, प्लस सुनो सुनो, कोर्ट में केस लड़ने के लिए जो कॉस्ट इनकर किया था वो भी देना पड़ेगा, प्लस कोर्ट हमारे ऊपर हेवी पेनल्टी लगाएगा, वो अलग। कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को पेनलाइज भी करेगा कि आपने जानबूझकर कंज्यूमर को क्या किया, तंग किया, वो कर देगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को 1 2 नहीं 3 3 झटके बैठ सकते। अब पहला झटका जो है डैमेज, वो तो देना ही है, दूसरा कोर्ट का खर्चा भी देना है, तीसरा इंश्योरेंस कंपनी होने वाले पेनल्टी से बचना चाहती है। इंश्योरेंस कंपनी उस पेनल्टी से बचना चाहती है जो कोर्ट लगाएगा, वरना कोर्ट ह्यूज पेनल्टी लगाता है, हेवी पेनल्टी। इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिसर आपको कॉल करता है, कहता है जो कुछ भी हो गया भूल जाओ, हो गया भूल जाओ, लेट अस मेक अ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। क्या करते हैं? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। तुमको जो भी पैसा देना हम दे देते, क्योंकि उन्हें क्या बचाना है? पेनल्टी बचाना है। आप कहते हो ठीक है, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है। अब अगर आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है तो पहले आपने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, आपको कोर्ट से केस को विड्रॉ करना पड़ेगा। और यस और नो, बिकॉज कोर्ट का आपने वक्त क्या किया, कीमती वक्त जाया गया, तो आपको केस पहले कोर्ट से विड्रॉ करना पड़ेगा। आप जब कोर्ट में जाओगे, केस विड्रॉ करने के लिए अर्जी दोगे, कोर्ट बोलेगा 2 हियरिंग किया है, कोर्ट का वक्त बर्बाद हुआ है, तो तुम्हें कोर्ट के कुछ चार्जेस देने होंगे, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट चार्जेस, जो कि कोर्ट अलाउ करता है। देखो, कोर्ट को ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट हो रहा है बाहर। कोर्ट तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट बाहर हो, ताकि कोर्ट का वक्त कम बर्बाद हो। बट क्योंकि आपने 2 हियरिंग में कोर्ट का वक्त बर्बाद किया है, कोर्ट आपको बोलेगा, एप्लीकेंट को, आपको, कि एक काम करो, जो भी कोर्ट के सेटलमेंट के चार्जेस है कॉम्प्रोमाइज के, वो दे दो। तुम बोलोगे ठीक है। अब तुम वो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के चार्जेस भी किससे रिकवर करोगे? इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी वो खुशी खुशी दे देगी, बिकॉज उनको जो पेनल्टी लगने वाला है वो पेनल्टी के मुकाबले सेटलमेंट चार्जेस काफी कम है। तो जो उन्होंने क्या सेव किया है वही उन्होंने पाया है, जो उनका पेनल्टी बचा है वही उनका गेन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वो केस हारने वाले थे। तो एज अ इंडेमनिटी होल्डर, आपके इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉमिसर या इंडेमनिफायर है, उसके पास 3 राइट्स है। आपके इंडेमनिफायर के अगेंस्ट 3 राइट्स है। राइट नंबर 1, आप होने वाला सारा डैमेज, all the damages you can claim from the insurance company. Number 1, all damages as per the terms of contract. Number 2, all cost incurred in defending the suit. कोर्ट में केस लड़ने के लिए होने वाला सारा खर्चा आप क्या करोगे? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे। नंबर 3, all sums which you have paid for the compromise or settlement of that suit, वो भी आप किससे रिकवर करोगे? इंश्योरेंस कंपनी से। और वही सेक्शन 125 है। What is 125? सी आपके नोट्स में
एज ए इंडिपेंडेंट होल्डर, पहले देखो एज ए इंडिपेंडेंट होल्डर आपका राइट नंबर 1 टू रिकवर ऑल डैमेजेस, हाईलाइट किया ना मैंने। दूसरा ऑल कॉस्ट, तीसरा ऑल सम्स। तो कल को आपको पूछा इंडिपेंडेंट होल्डर के राइट्स क्या है, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट, ऑल सम्स, और फिर उससे इलेबोरेट आप कर सकते हो, उतने तो आप होशियार हो, तो लिखो फटाफट, डू इट क्विकली। लिखता है का सगळे जण, जिनको मराठी नहीं समझ रहा है, मैं जो बोल रहा हूं कुछ कुछ बातें समझ रही है ना, म्हणजे कळतंय का सगळ्यांना, लिहिते का सगळेजण, व्हेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज ओवर, बजाओ ताली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी हो गया, 5 में से एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पता भी नहीं चला। जैसे बोलते ना, यहां पर 2 ही सेक्शन थे, 124 एंड 125। अब मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब आपका काम शुरू हो गया। मैं आप लोगों से होमवर्क पर एग्जाम्पल्स चाहूंगा। मुझे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के कम से कम हर स्टूडेंट एक एक एग्जाम्पल देगा, कल, आज नहीं, लिख कर लाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का एक ऐसा एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किया वो नहीं लिखने का। आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के लिए एक एक एग्जाम्पल ढूंढ कर लाओगे सब लोग? यस। So that will make our contract of indemnity complete. We'll discuss in our next lecture the examples you have written. Contract of indemnity is over. We go on to the next special contract, that is contract of guarantee. तो हेडिंग दो आपके कमल हाथों से। कमल क्यों? बीजेपी का जमाना है, कोमल नहीं, कमल हाथों से। कमल हाथों से आप हेडिंग दो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लिसन नाउ, आप सबने हेडिंग दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नो वन विल राइट अनलेस अनटिल आई आस्क यू टू राइट। पहले से देखो स्क्रीन पर, यहां पर ए नाम का एक पर्सन है जो सी के पास जाता है और कहता है मुझे गुड्स कैसे दो, क्रेडिट पर दो, मतलब उधार पे दो, उधार पादार सगळ्यांचा आधार। ए सी के पास गया और सी को क्या बोला कि मुझे गुड्स क्रेडिट पर दो। कितने के गुड्स है? गुड्स 50,000 पे है। और ए सी को कहता है मैं तुम्हें इसका पेमेंट 1 महीने बाद दूंगा। सी कहता है भाई तुम बिजनेस में नए हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, आज से पहले हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, अगर तुम्हें गुड्स क्रेडिट पर चाहिए तो तुम्हें किसी का गारंटी देना पड़ेगा। ए जाता है बी के पास जो ए और सी दोनों को जानता है। ए बी को बोलता है दोस्त तू मेरे भी आप पर सी को क्या दे, गारंटी दे, तू गारंटी देगा तो ही सी मुझे गुड्स देगा। बी जाता है सी के पास, बी सी को बोलता है एक काम करो तुम ए को गुड्स दो, अगर ए पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। सी कहता है ठीक है मुझे तो गारंटी चाहिए। सी बी के कहने पर ए को गुड्स दे देता है। अब सुनो, सी बी के कहने पर ए को गुड्स देता है, ए के पास गुड्स आ गए। ए इस गुड्स को 1 महीने बाद, इस गुड्स का पेमेंट ए किसको देने वाला है? सी को। मतलब 1 महीने तक सी ए का कौन है? क्रेडिटर है। और ये सुनो, और 1 महीने के अंत पर सबसे पहले सी को पे करने की जिम्मेदारी किसकी है?
एक ही है, तो ए को हम कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल मतलब क्या? फर्स्ट। एंड डेटर, यू ऑल नो हु इज डेटर। मतलब इस गुड्स के ऊपर पेमेंट करने की पहली जिम्मेदारी ए की है, तो ए बन गया प्रिंसिपल डेटर, सी बन गया क्रेडिटर। अगर एक महीने के अंत में ए पे नहीं करता है तो सी को पे कौन करेगा? कौन पे करेगा? बी। तो बी बन जाता है श्योरिटी। बी कौन बनता है? श्योरिटी। मतलब बी ने ये श्योरिटी दिया है सी को कि अगर ए पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर होने के बाद ऐसे तीन पार्टीज के नाम आ गए। एक हो गया प्रिंसिपल डेटा, एक हो गया क्रेडिटर, एक हो गया श्योरिटी। यहां बी ने जब सी को गारंटी दिया तब ए को गुड्स मिला, यस और नो? मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके बीच हुआ? बी और सी के बीच हुआ। वो करता है का? बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ। बी के गारंटी देने पर सी ने ए को गुड्स दिया। मतलब जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेन कॉन्ट्रैक्ट गुड्स को क्रेडिट पर देने का, वो किसके बीच हुआ? ए और सी के बीच में हुआ। एवरीवन एग्रीज? तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हर बार श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच होगा, क्योंकि उसके गारंटी पर ही प्रिंसिपल डेटर को गुड्स मिलेगा। और मेन कॉन्ट्रैक्ट हर वक्त किसके बीच में होगा? प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच। ओके सर, ये ए बी की तरफ ऐसा एरो क्यों किया आपने? अगर एक महीने के अंत में ए सी को पे कर देता है, ए सी को पे कर देता है, तो क्या ए बी को कुछ लायबल है? नहीं। बट अगर एक महीने के अंत पर ए डिफॉल्ट करता है, ए सी को पे नहीं करता है, तो अब बी को पे करना पड़ेगा। बी सी को पे करता है तो बाद में बी किससे रिकवर करेगा? ए से। मतलब ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? व्हाई इट इज इंप्लाइड? अंडरस्टैंड। इंप्लाइड मतलब आप सबने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बेसिक्स में। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज कंपल्सरी बाय लॉ। इट इज एंटर्ड कंपल्सरी बाय लॉ। पार्टीज की इच्छा हो या ना हो वो एंटर होता है। एक महीने के अंत पर अगर ए डिफॉल्ट कर देगा तो सी को पे कौन कर रहा है? बी। तो जैसे बी सी को पे कर देगा, बी और ए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ए की मर्जी हो या ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। और अब ए उस अमाउंट के लिए लायबल किसको है? बी को। वो करते हैं कहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम कह रहे हैं, बट एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर एंटर कर रहा है तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर हो रहे हैं? तीन। कितने पार्टीज है? तीन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में कितने पार्टीज थे? दो। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे? एक रे, मारा तुक्का दो बोल के। अरे दो पार्टीज है तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। दो एक दूसरे के साथ दो कैसे करेंगे? दो में एक ही होगा। अरे समझ ना क्या? तीन में तीन हो रहा है। गिल्टी माइंड ना, यू नो इमीडिएटली। अरे दो पार्टीज में बोलो, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा एक ही होगा। हाँ, तीन पार्टीज है तो फिर तीन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कैसे? यहां पर आप देखो, पहला कॉन्ट्रैक्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ है? ए और सी के बीच में। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच में। एंड श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में। एवरीवन एग्रीज? तो आपके नोट्स में पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के नीचे ये डायग्राम ड्रॉ करो। पहले डायग्राम फिर एक्सप्लेनेशन। ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट।
डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वहां पर लिखो भैया मीन कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लिखा है वैसे लिखो। लिखा है सबने? अब आप नीचे लिखो, उस डायग्राम के नीचे लिखो। चलो गो ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। तो आप लिखो उसमें नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनेशन लिख रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी of a third person in case of his default. A contract to perform the promise or discharge the liability of a third person. Liability of a third person in case of his default. हमारे एग्जाम्पल में थर्ड पर्सन कौन था? जो बी बोल रहा है ना, यहां से चुपचाप घर के लिए निकलो। अरे दिमाग लगाओ, लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ है? आपने खुद लिखा है किसके बीच हुआ है? बी और सी के बीच में हुआ है, तो थर्ड पर्सन कौन हुआ? ए। अगर ए डिफॉल्ट करेगा तो ही बी पे करेगा ना, तो बी गारंटी किसको दे रहा है? सी को। तो ये जो पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ये बी सी को कह रहा है ना, वो करतेगा। क्योंकि आपने ए और सी को आमने सामने लिखा, बी को नीचे लिखा, डाल दिया बी को थर्ड पर्सन। अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके बीच में हुआ है? बी सी के बीच हुआ है ना, सो दैट इज इट। और लिखा है सबने? तो लिखो, लिखो, डरो मत। डरने का नहीं, लिखने का। इस बिल पर किसके बिहाफ पर गारंटी दी जा रही है? इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में किसके बिहाफ पर गारंटी दी जा रही है? मतलब वो कौन है? ए प्रिंसिपल डेटर है, तो प्रिंसिपल डेटर की बिहाफ पर गारंटी दी जा रही है। तो प्रिंसिपल डेटर को क्या कहते हैं? पर्सन ऑन हुज बिहाफ गारंटी इज गिवन। तो फिर क्रेडिटर को क्या कहते हैं? पर्सन टू हुम, पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन, गारंटी इज गिवन। तो श्योरिटी को क्या कहेंगे? पर्सन हु गिव्स, पर्सन हु गिव्स गारंटी। तीनों का अपना अपना डेफिनेशन है। पर्सन ऑन हुज बिहाफ, पर्सन टू हुम एंड पर्सन हु गिव्स। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने पार्टीज है? 3। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है? 3। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट में कितने पार्टीज है? 2। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है? 1। वेरी गुड। अब सुनो, बढ़ू में आगे। हमें इन तीनों का एक रिलेशन भी लिखना है। रिलेशन, रिलेशन कैसे लिखना है? यस, वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आप उन्हीं पार्टीज के नीचे लिखो इस तरह से, मेन कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ ना, मेन कॉन्ट्रैक्ट वो किसके बीच हुआ? प्रिंसिपल डेटा क्रिएटर। तो जैसे मैंने स्क्रीन पर दिया वैसे आप लिखोगे। जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच हुआ है? श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच। जो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच हो रहा है? प्रिंसिपल डेटा एंड श्योरिटी के बीच। लिखो प्रॉपर्ली। पार्टीज के नाम भले बदलेंगे, ये रिलेशनशिप सेम रहेगा ना।
बढ़ो आगे। लिसन ना, हमने तीनों पार्टीज के बीच का रिलेशनशिप देखा, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का अब हमें देखना है फॉर्म्स ऑफ गारंटी। नेक्स्ट हेडिंग दो आपके नोट्स में, फॉर्म्स ऑफ गारंटी। क्या हेडिंग दोगे? फॉर्म्स ऑफ गारंटी। और पहले वो क्या है समझ लो, नो वन विल राइट एनीथिंग, पहले समझने की कोशिश करो प्लीज, डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग, लिसन फर्स्ट। यहां पर मैं बता रहा हूं, हमने जो एग्जाम्पल अभी अभी लिखा है गारंटी का, उसमें 8 प्रिंसिपल डेटा था, सी क्रेडिटर था, बी श्योरिटी था, सी ने ए को गुड्स दिए थे, गुड्स मतलब वो जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए था, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए था, और वो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट परचेसेस हुआ था। अरे सुनो, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स, करेक्ट। बट जब हम बैंक से लोन लेते हैं और लोन के लिए हमारे बिहाफ पर कोई गारंटी देता है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, वहां पर कोई गुड्स नहीं होता है, वहां पे सर्विस होता है। अरे पता है कि नहीं? तो वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें एग्जांपल हम लिख रहे हैं लोन गारंटी के फॉर्म में। एक तो गारंटी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में दी जाएगी, एक तो गारंटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दी जाएगी, तीसरा गारंटी गुड कंडक्ट ऑफ बिहेवियर के लिए दिया जाता है। एक पर्सन के अच्छे बर्ताव का भी गारंटी होता है। कैसे? सुन लो पहले। एक पर्सन ने किसी कंपनी में 10 साल काम किया, कंपनी छोड़ दी, 10 साल बाद उसे सर्टिफिकेट मिलता है, पता है क्या? वर्क सर्टिफिकेट। वर्क सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मिलता है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा होता है टू हुमसोएवर इट मे कंसर्न, और वो नए एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर दिया। अब नए एम्प्लॉयर ने पुराने एम्प्लॉयर का वो जो वर्क सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो उसके लिए क्या है? अश्योरेंस है, ये एम्प्लॉय ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर नए एम्प्लॉयर के पास पुराने एम्प्लॉयर ने गलत सर्टिफिकेट दिया, तो नया एम्प्लॉयर पुराने एम्प्लॉयर को लायबल कर सकता है, और इसलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। मुझे बोलो, समझ रहा है क्या? अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अच्छे कंडक्ट, अच्छे बर्ताव और बिहेवियर का क्या देगा? अश्योरेंस दे रहा है, और कल को व्यक्ति अच्छा बर्ताव नहीं करता है, चोरी करता है, कुछ करता है, तो होने वाले नुकसान को जिसने सर्टिफिकेट दिया है वो लायबल होगा। आप स्क्रीन पर देखो दिया है एग्जाम्पल, गुड कंडक्ट ऑफ बिहेवियर का क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अक्सर ये थर्ड फॉर्म ऑफ गारंटी आता है। इन तीनों फॉर्म्स में आप देखोगे, व्हाट इज दैट? गारंटी जो दी जा रही है वो किसकी दी जा रही है? इंसानों की दी जा रही है। तो मैं आपको ये पॉइंट अब बता रहा हूं, सुन लो। जो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते थे, वारंटीज, वारंटीज में क्या होते थे? गुड्स, गुड्स होते थे ना। मतलब जब गुड्स का कोई अश्योरेंस दे रहा है, गुड्स का वारंटी दिया जाता है। इंसानों का कोई अश्योरेंस देना है, इंसानों का गारंटी होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनेम। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक चैप्टर था अनपेड सेलर, अनपेड सेलर में आपने पढ़ा है राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनेम। सेम वे मैं यहां पर बता रहा हूं, गारंटी में ये जो 3 फॉर्म्स है, और उसको मैंने कहा गारंटी हर वक्त किसकी होती है? इंसानों की होती है। सबको क्लियर है? नाउ कॉपी दैट, फॉर्म्स ऑफ गारंटी एग्जाम्पल के साथ लिख लो।
लिखा है सबने? नाउ लिसन, वन पॉइंट आई लाइक टू एक्सप्लेन ओवर हियर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये गारंटी के जो फॉर्म्स लिखे ना, इस फॉर्म से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। आप वहीं पर नीचे लिखना गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, अब लिखना गारंटी कॉन्ट्रैक्ट मे बी ओरल और इन राइटिंग। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में ही हो। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और इन राइटिंग। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको ओरली प्रॉमिस कर देगी क्या? चलो ठीक है, आप जाओ गाड़ी चलाओ, कुछ हुआ तो हम देंगे। अरे कंपलसरी कैसे होगा? राइटिंग में होगा। बट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और राइटिंग, बिकॉज आप किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर कह सकते हो कि चलो ठीक है, वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, डोंट वरी। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है, इंडेमनिटी ओरल नहीं होगा। इट हैज टू बी कंपलसरी इन राइटिंग। सबको समझ रहा है? रिया सुनो, उसके नीचे आप लिखो स्पेशल पॉइंट्स, और ये पॉइंट नंबर 1 लिखो मत, पहले समझो व्हाट इज दिस। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर ओके, एक काम कर दो, वो लिखने से पहले ये एग्जाम्पल जो दिया ना, उसको मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। मुझे बोलो, हमारे इस एग्जाम्पल में सी ने ए को गुड्स दिया, कितने के? 50,000 के, करेक्ट। ए ने सी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, मतलब सी को कंसिडरेशन क्या मिलने वाला है? 50,000। ए को क्या मिला है? गुड्स, करेक्ट। दोनों में कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? बी और सी के बीच में। बी ने सी को क्या दिया? गारंटी। सी ने बी को क्या दिया? सी ने बी को क्या दिया? बाबा जी का टुल्लू। अरे सी ने बी को क्या दिया है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सुनो आप सब ने पढ़ा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है? जब पार्टीज में कंसिडरेशन एक्सचेंज होता है। और आपने जो पढ़ा है ना, नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सेप्शन में कोई गारंटी का एक्सेप्शन है भी नहीं। तो आप मुझे सोच समझ कर जवाब दो, बी और सी के बीच में जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें सी को तो बी से क्या मिला है? गारंटी, जो सी का कंसिडरेशन है। बी को क्या कंसिडरेशन मिला है? बी को क्या कंसिडरेशन मिला है? बी का कंसिडरेशन क्या है? बी ने ए को गुड्स दिए, बी का कंसिडरेशन है जो गुड्स सी ने ए को दिए, वही बी का कंसिडरेशन है। स्टूडेंट बोलते सर कैसे? बी ने सी को गारंटी दिया, सी को कंसिडरेशन मिला, सी ने ए को गुड्स दिया, वो बी का कंसिडरेशन कैसे हो सकता है? बिकॉज दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप सबने पढ़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन चैप्टर में, जो लिखा है देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। हमारे बी और सी के कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर कौन है? ए। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। सबको समझ आ गया? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी को जो कंसिडरेशन मिलता है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, जो प्रिंसिपल डेटा को गुड्स मिलते हैं वही श्योरिटी का कंसिडरेशन है। ये सुनो, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में एप्लीकेबल होता है, वो हमको फर्स्ट स्पेशल पॉइंट में लिखना है। दूसरा पॉइंट, मुझे बोलो, सी ने ए को गुड्स सेंड कर दिए 50 के, ए के पास गुड्स आए 10,000 के गुड्स टोटली डैमेज्ड कंडीशन में थे। बी तो ऑलरेडी गारंटी दे चुका है, ए के पास जो गुड्स आए 10,000 के गुड्स एकदम खराब है। ए सी को कॉल करता, भाई 50 में से 10,000 के गुड्स एकदम डैमेज है। सी कहता एक काम करो 40 ही देना। एक महीने बाद ये बोलता ठीक है। अब एक महीने के अंत में ए डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट। बी ने सी को गारंटी कितने का दिया था? 50 का। अब बी सी को 50 के लिए लायबल है या 40 के लिए? क्यों? बी सी को लायबल है कि नहीं? कुछ भी अमाउंट के लिए लायबल नहीं है। अगर ए डिफॉल्ट करे एक महीने के अंत पर पे करने के लिए, तो बी सी को कितना देगा? कुछ नहीं देगा। You're wrong. You're wrong. Please keep that in mind. Contract is not changed over here. अपना दिमाग लगाओ मत। कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वही है। कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कहते हैं। What has happened?
जब सी ने ए को गुड्स सेंड किए 50,000 के, 10,000 के गुड्स टोटली डैमेज थे। ए ने सी को कॉल किया, भैया गुड्स डैमेज है 10,000 के। सी ए को कहता है तुम 40,000 ही देना, मतलब सी ने ए की लायबिलिटी 40,000 की, बट बी ने गारंटी 50,000 के लिए दिया था। एक महीने के अंत में अगर ए डिफॉल्ट कर दे तो बी सी को 40,000 ही देगा, 50,000 नहीं देगा। रीजन, बी का लायबिलिटी और ए का लायबिलिटी क्या है, को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव मतलब सिमिलर है। जो आप लोग सोच रहे हो वेरिएशन हुआ, वो यहां पर वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। पहले आपको यहां पर समझना है, मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर दोनों का लायबिलिटी क्या है, सेम है। जितना अमाउंट के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा, बाय डिफॉल्ट श्योरिटी उतने अमाउंट के लिए लायबल है। और जिसको कहते हैं श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी कैसा है, को एक्सटेंसिव है, सिमिलर है। भले ही प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को इन्फॉर्म करे या ना करे, श्योरिटी की लायबिलिटी बाय डिफॉल्ट उतनी होगी। अगर डिफॉल्ट करने पर पहले से ही सी ने ए को कहा था तुमने डिफॉल्ट किया तो मैं हर रोज 1,000 रुपए फाइन लगाऊंगा, और ये बी को भी पता है, तो हर रोज जो ए को फाइन लग रहा है वो बी को भी पे करना है, जितना बी डिले करेगा। What I'm trying to say, you write down that special point number 1 and 2. पहला 1 लिखो, doctrine of privacy of contract, and then write down point number 2. श्योरिटी का लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल क्यों दिया है? प्राइमरी लायबिलिटी किसका है, डेटर का है ना। डेटर अगर पे नहीं करेगा तो ही श्योरिटी पे करेगा, इसलिए उसका सेकेंडरी एंड कैसा है, कंडीशनल है। बट लायबिलिटी कैसे है, को एक्सटेंसिव है, मतलब सिमिलर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, ओरल और राइटिंग। श्योरिटी का लायबिलिटी कैसे होगा, को एक्सटेंसिव बट सेकेंडरी एंड कंडीशनल। सबको ये क्लियर है? श्योरिटी का कंसिडरेशन क्या है, द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज द कंसिडरेशन ऑफ श्योरिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? वी आर कमिंग टू द सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। डेफिनेटली बढ़ू मैं आगे। अभी तक का डिस्कशन सबको समझा है? हमें क्वेश्चंस देखने हैं थोड़ी देर में। लेट अस गो टू दैट। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ गारंटी। सिर्फ हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ गारंटी। लिखो मत, समझ कर लिखो तो और आसान लगेगा, समझ के लिखने में मजा ही और होता है। टाइप्स ऑफ गारंटी।
इसका पहला टाइप क्या लिखा है? स्पेसिफिक गारंटी। दूसरा क्या लिखा है? कंटिन्यूइंग गारंटी। ध्यान दो, टाइप्स ऑफ गारंटी जो दिया है उसमें फर्स्ट क्या लिखा है? स्पेसिफिक गारंटी। दूसरा कंटिन्यूइंग गारंटी। टाइप्स ऑफ गारंटी हेडिंग देकर पहले सुनो, डोंट राइट। व्हाट इज रिटन इन स्पेसिफिक गारंटी? स्पेसिफिक गारंटी में लिखा है इट इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल बोलो। बैंक लोन, आप लोन लेने गए, आपके बिहाफ पर जिसने गारंटी दिया वो उसी लोन के लिए लायबल है। आपने किसी और बैंक से लोन लिया, उसके लिए वो लायबल नहीं है। जिस लोन के लिए उसने गारंटी दिया उसी के लिए लायबल है। मतलब स्पेसिफिक गारंटी एक ट्रांजैक्शन के लिए होता है। क्या हम स्पेसिफिक गारंटी को बाद में विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज आपके गारंटी देने पर लोन दिया गया। नहीं तो क्या होगा? आपने गारंटी दिया, लोन दिया, बाद में हमने बोला हम विड्रॉ कर रहे गारंटी, तो लोन दिया भाई, अब कैसे विड्रॉ कर रहे हो आप? एक बार स्पेसिफिक गारंटी दे दिया, बाद में उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है? इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। रिवोक्ड मतलब विड्रॉन, कैंसल्ड, इवन बाय द डेथ ऑफ श्योरिटी। जिसने गारंटी दिया उसका डेथ भी हो गया तो भी वो विड्रॉ नहीं होता है। उसका डेथ हो गया तो उसके लीगल लायबल होंगे, उसके लीगल लायबल होंगे। नंबर 2, अगर उस क्रेडिट श्योरिटी ने नोटिस दे दिया क्रेडिटर को कि भाई मैं अब इसके लिए लायबल नहीं हूं, नहीं चलेगा, बिकॉज वो गारंटी आने के बाद ही लोन दिया था। स्पेसिफिक गारंटी एक ट्रांजैक्शन के लिए था, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। स्पेसिफिक गारंटी के केस में जब उसका डेथ होगा, किसका? श्योरिटी का, तो लायबल कौन होगा? लीगल एस टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट रिसीव्ड। जितना उनको एस्टेट मिला है, प्रॉपर्टी मिला है, उतना ही लायबल है ना वो। स्पेसिफिक गारंटी का बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या बताया? बैंक लोन। स्पेसिफिक गारंटी सबको समझा? अभी अभी जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था उस एग्जाम्पल में सुन लो, यहां पर बी ने सी को ए के बिहाफ पर 50,000 का स्पेसिफिक गारंटी दिया। मान लो बी ने सी को कहा चलो ठीक है तुम उसे गुड्स दो, मैं लायबल हूं। ये एक ट्रांजैक्शन के लिए हुआ। बट अगर बी ने सी को कह दिया सी तुम ए को अगले 1 साल तक 5 लाख तक के गुड्स दे सकते हो, अगर ए पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। ए ने अभी परचेसेस कितने किए? 50,000 के लिए। उसके लिए लायबल कौन है? बी। ये बी सी को कह रहा है अब सुनो, अगली बार ए ने फिर से 1 लाख के परचेस किए, उसके लिए लायबल कौन होगा? बी, बिकॉज बी ने सी को गारंटी कितना दिया? 5 लाख का ए के ब्याज पर, और अगले 1 साल तक दिया, 1.5 लाख हो गया। फिर से ए ने 1.5 लाख के परचेसेस किए, लायबल कौन होगा? बी। मतलब बी ने जो गारंटी दिया है सी को वो कंटिन्यूइंग गारंटी था। कंटिन्यूइंग गारंटी इज ऑलवेज फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, बट वो इनफाइनाइट अमाउंट के लिए नहीं होता है, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं होता है। अ कंटिन्यूइंग गारंटी इज ऑलवेज फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिटेड एज टू टाइम और अमाउंट विच एवर इज अर्लियर। अगर ए ने 6 महीने में ही लगभग 5 लाख के गुड्स परचेस कर लिए, 7th मंथ में ए ने 1 लाख के और परचेस किए, क्या उसके लिए भी लायबल है? बी ने कहा था 5 लाख या 1 साल विच एवर इज अर्लियर, तो बी की लायबिलिटी 5 लाख तक ही है। बट 5 लाख तक जितने भी परचेसेस ए करेगा, लायबल कौन है? बी। सुनो कहानी में ट्विस्ट। ए ने 3 लाख के परचेसेस कर लिए, 6 महीने हो चुके। 6 महीने के अंत में ए और बी में झगड़ा हो गया। बी ने ए को बोल दिया मैं तुम्हारे साथ, बी ने ए को कह दिया मैं तुम्हारे साथ के सारे ट्रांजैक्शंस क्या कर रहा हूं? कैंसिल कर रहा हूं, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। बी सी को लेटर लिखता है, बोलता है कल से मैं ए के लिए लायबल नहीं हूं। ठीक है, अब क्या बी सी को इस तरह से लिखकर अपनी लायबिलिटी ए के प्रति विड्रॉ कर सकता है, रिवोक कर सकता है? आंसर यस, वो कर सकता है। लिसन, अंडरस्टैंड, एक कंटिन्यूइंग गारंटी को आप विड्रॉ कर सकते हो, बट बी ने सी को लिखा क्या कि कल से मैं ए के लिए लायबल नहीं हूं। मतलब पिछले 6 महीने में जो 3 लाख के परचेस किए थे उसके लिए बी सी को लायबल है। मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी जब एंटर होता है और जो श्योरिटी अपनी गारंटी विड्रॉ करता है, इट इज विड्रॉन ओनली फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस एंड नॉट फॉर द प्रीवियस ट्रांजैक्शन। कल के बाद भी लायबल नहीं होगा, मतलब अगले 2 लाख या कोई भी परचेस ए करे उसके लिए भी लायबल नहीं है, बट पिछले 3 लाख के लिए लायबल है। देखो स्पेसिफिक गारंटी तो हम विड्रॉ कर ही नहीं सकते थे, कंटिन्यू गारंटी को विड्रॉ कर भी दिया तो विड्रॉ किसके लिए होगा? सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस के लिए होगा, प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी लायबल होगा।
नंबर वन मैंने बताया कैसे होगा विड्रॉल, बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। नंबर टू, बी का डेथ हो गया 6 महीने बाद, जब ए ने गुड्स बाय किए थे 3 लाख के, बी का डेथ हो गया। अब डी के डेथ के बाद कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली विड्रॉ होती है। पहले 6 महीने के 3 लाख के लिए लीगल एज लायबल होंगे, बट बी के डेथ के बाद फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लीगल एज लायबल नहीं होंगे, बिकॉज गारंटी इज विड्रॉन। तो कंटिन्यूइंग गारंटी दो केस में रिवोक होती है, एक तो डेथ हो गया क्रेडिटर का, श्योरिटी का सॉरी, और दूसरा नोटिस दे दिया श्योरिटी ने क्रेडिटर को। आई होप यू गेटिंग इट। तो आप सेकंड एरो, फर्स्ट एरो और सेकंड एरो दोनों समझ कर लिखो। मैंने दोनों का मीनिंग बता दिया आपको। अब लिखो स्पेसिफिक गारंटी में पहले साइमल्टेनियसली लिखो सो दैट स्क्रीन का पूरा होगा। पहले एक पॉइंट स्पेसिफिक का लिखो, एक कंटिन्यूइंग का लिखो, एक स्पेसिफिक का, एक कंटिन्यूइंग का, ऐसा लिखो। जो लोग नहीं सुन रहे फिर से बताता हूं, एक स्पेसिफिक का लिखो, एक कंटिन्यूइंग का लिखो। अभी भी इसने कुछ नहीं सुना है, कुछ नहीं हो सकता उसका। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी के टाइप्स कितने हैं? 2 ही है। गारंटी के फॉर्म्स कितने हैं? 3। फॉर्म्स अलग है, टाइप्स अलग है यहाँ पर।
और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज है? 3। कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 3। अभी भी आंसर सही नहीं दे रहे। अरे गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 3। कोई आंसर 2 दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। लाइव में ये हाल है, वर्चुअल वालों का क्या हाल होगा? समझ रहे ना भाई, वर्चुअल वालों सबको। हाँ, मुझे इन्फॉर्म करो, करते रहो इन्फॉर्म मैसेज के थ्रू। सर सब समझ रहा है तो अच्छा लगता है। बढ़ू के आगे? आगे बढ़ू के मतलब स्क्रीन आगे लू क्या? अगला स्क्रीन जाऊ क्या? अब जिनका हो गया नेक्स्ट हेडिंग देना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जिसको ये नहीं समझा उसको कुछ नहीं समझा। जो हम अगला लिखने वाले हेडिंग दो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। क्या हेडिंग दोगे? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। Go to that point, discharge of surety. 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 उसमें अब देखो श्योरिटी का डिस्चार्ज कैसे हो रहा है। पहला रास्ता क्या दिया है? बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब क्या? डिस्चार्ज का मतलब क्या? पहले डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज। अरे डिस्चार्ज मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म। श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म कब होगी? नंबर 1 पहला रास्ता, जब श्योरिटी अपनी लायबिलिटी क्या कर दे? रिवोक कर देगा, तब डिस्चार्ज होगी। दूसरा, जब इम्प्रॉपर क्या दिया? इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर टुवर्ड्स श्योरिटी। कंडक्ट मतलब बिहेवियर, बर्ताव। इम्प्रॉपर मतलब जो सही नहीं था, उचित नहीं था। जब क्रेडिटर और श्योरिटी की तरफ कोई ऐसा बर्ताव करता है जो उचित नहीं था। क्रेडिटर किसके प्रति बर्ताव कर रहा है? श्योरिटी के प्रति, जो उचित नहीं था। तो ऐसे केस में श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी। सेकंड एरो। थर्ड एरो कहता है बाय इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो एंटर हुआ था वही क्या था? इनवैलिड था। ऐसे 3 सिचुएशंस है, प्लीज सी। पहला सिचुएशन जब श्योरिटी की गारंटी कैंसिल होती है, विड्रॉ होती है, उसमें रिवोकेशन में क्या लिखा है? बाय डेथ। ये हम देखिए, कंटिन्यूइंग गारंटी में डेथ हो गया, इट इज रिवोक्ड। बाय नोटिस, कंटिन्यूइंग गारंटी में होगा ना वो, इसलिए लिखा है कंटिन्यूइंग गारंटी, CONTGR मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी। नंबर 3 समझो प्लेयर, प्लीज नंबर 3, डोंट राइट, पहले समझो नंबर 3 रिवोकेशन का। बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोवेशन भी श्योरिटी का लायबिलिटी क्या होगा? रिवोक होगा। नोवेशन आप सबने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अल्टरेशन, रेमिशन, नोवेशन, रेसेशन, यस और नो। नोवेशन में क्या होता है? वहां पर लिखा है मैंने, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड विदाउट श्योरिटीज कंसर्न। उस केस में क्या होता है? श्योरिटी की लायबिलिटी रिवोक होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट पॉइंट। रिवोकेशन नोवेशन के थ्रू कैसे होता है? एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, सुन लो। हमने अभी अभी जो एग्जाम्पल लिखा था गारंटी का, उसमें ए ने सी को जो पेमेंट करना था 50,000 का, कब करना था? 1 महीने बाद। और श्योरिटी कौन था? बी था। एवरीवन हैज दैट इन माइंड। 25 दिन बाद ए गया सी के पास, 25 डेज के बाद। अच्छा, इमेजिनरी थॉट मत दो, स्क्रीन पर देखो हमारा एग्जाम्पल, ये आपने लिखा है। 25 दिन बाद ए गया सी के पास और उसने सी को कह दिया, भाई मेरे मुझे और 40,000 के गुड्स चाहिए। सी कहता पहले भेज दिए, ये बोलता भेज दिए। बोलता अरे भारी है तू। ये कहता है ये 40,000 के जो गुड्स है इसका पेमेंट मैं तुम्हें अगले 15 दिन में तो दे रहा हूं, बट पिछला 50,000 और ये 40,000 दोनों का पेमेंट अगले 15 दिन बाद देता हूं। तो एक काम कर, मेरे ऊपर एक साथ 90,000 का बिल ड्रॉ कर जो पेबल आफ्टर 15 डेज है। दोनों को आप पेमेंट में 15 दिन बाद 90,000 तुझे दे दूंगा। जो बिल 50,000 का अभी 5 दिन में मैच्योर हो रहा है वो 50,000 और अभी का 40,000 ऐसा मिला के 90,000 का पे करूंगा 15 दिन बाद। सी बोलता है यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, 25 दिन में 50,000 के गुड्स बेच दिए, ये तो अच्छा काम नाम कमाएगा, अपना सेल बढ़ाएगा। सी उसे कहता है ठीक है डन, तेरा काम परफॉर्मेंस देखते हुए तुझे 40,000 का गुड्स अभी दे रहा हूं, 15 दिन बाद एक साथ 90,000 दे देना। ये कहता दूंगा।
सी ने 40,000 के गुड्स तो दे दिए और नया बिल ड्रॉ कर दिया 90,000 के लिए, जो इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसे केस में सी ने ऐसा करने से पहले किसका कंसेंट लेना जरूरी था? बी का, जो कि उसने नहीं लिया। यहां पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड हो गया 50,000 का और एक नया कॉन्ट्रैक्ट 90,000 का एंटर हो गया। 15 दिन बाद ए डिफॉल्ट कर गया, इन्हें नहीं दिया, इन्हें दिया सी को बाबा जी का टुल्लू। अब सी गया बी के पास, बोलता है तूने 50,000 का गारंटी दिया था, 50,000 दे। बी बोलता है मैंने लाया बोलो, जब तुमने 50 से 90 किया था, कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट किया था, उस वक्त क्या तुम मेरे पास आए थे? नहीं। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका था, नया कॉन्ट्रैक्ट तुमने 90,000 के लिए बिल ड्रॉ किया विदाउट माय कंसेंट, तो इन दैट केस माय लायबिलिटी इज ओवर, माय लायबिलिटी इज रिवोक्ड automatically, because in a contract of novation what has happened, the old contract is cancelled और श्योरिटी ने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को लायबिलिटी दिया था, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए श्योरिटी का कोई कंसेंट लिया था क्या? नहीं। सबको समझ रहा? तो पहले अब उस तरह से तीनों टाइप्स को वहां पर लिख लो, पहले तीनों हेडिंग्स लिख लो। तीनों हेडिंग लिखने के बाद पहले रिवोकेशन का पॉइंट लिख लो, रिवोकेशन के 3 पॉइंट लिखो। रिवोकेशन के ही 3 पॉइंट लिखोगे और आप रुकोगे, सेकंड और थर्ड एरो के पॉइंट नहीं लिखोगे। जो लिखेगा उसे पाप लगेगा, ध्यान दो। जो सिर्फ फर्स्ट एरो के 3 पॉइंट लिखेगा वही पुण्य कमाएगा और वही पास होगा। फिर इसके बाद भी जिसको लिखना लिखो। मेरी क्लास में आपको पढ़ाया भी जाता है, साथ ही साथ में पाप पुण्य सब देता हूं आपको, ध्यान दो। और ऐसे इसके लिए अलग से फीस है, पुण्य मिलेगा तो अलग से फीस देना है। बैंक अकाउंट नंबर मैं आपको दे दूंगा, अमाउंट आपके दिल में जो होगा वो दे देना। पाप लगेगा तो अमाउंट मिलेगा नहीं, पाप लगेगा तो डबल है, डबल अमाउंट देना है। तीनों पॉइंट हो गए सबके, रिवोकेशन के 3 पॉइंट्स हो गए पक्का। सेकंड एरो क्या लिखा हमने? इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर टुवर्ड्स श्योरिटी, इसका मीनिंग सबको समझा? थर्ड एरो का इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मीनिंग समझा? अब सुनो, सेकंड और थर्ड एरो के पॉइंट्स आप सिर्फ लिखोगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी आप सिर्फ पॉइंट लिख लोगे 1 बाय 1। तो पहले सेकंड एरो और थर्ड एरो के पॉइंट्स लिख लो। मैंने कोई भी पॉइंट अभी तक वहां पर कुछ किया ही नहीं है। सेकंड थर्ड एरो तो हेडिंग तो दिया होगा ना आपने? अच्छा, हेडिंग भी नहीं दिया, इतने वफादार हो आप, वेरी गुड। आपकी वफादारी पर मुझे गर्व है। आप जैसे वफादार स्टूडेंट हर टीचर को मिले, बट मुझे सबसे पहले मिले। मन में लड्डू फूटा, किसके मन में फूटा?
हेडिंग लिखा है सेकंड थर्ड, साइमल्टेनियसली लिखो सो दैट नीचे नीचे जाके तो आसान लगेगा। पहले पॉइंट में सेकेंड एरो की लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पर लिखा है विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। मुलांनो पुढे जाऊ मी? आप नहीं बोलोगे तो भी जाना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों का लिखा है। अरे फर्स्ट तो हुआ कि नहीं? वेरी गुड, मतलब फर्स्ट पॉइंट में सेकंड इसका भी लिखो उसका भी लिखो, थर्ड इसका भी लिखो उसका भी लिखो, ऐसे लिखो। फोर्थ सिर्फ इसका लिखो, उसका है ही नहीं, तो फोर्थ सिर्फ इसका लिखना है। बढ़ो आगे, ठीक है आप बोलोगे वैसा। सेकंड हो गया सबका पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखा है वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा था वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों में फर्क है, वो हम देखने वाले सारे एग्जांपल्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। मतलब सेकंड एरो में कितने वेज में श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? 5, एंड लास्ट थर्ड में 3, नंबर 1 में 3, तो कुल मिलाकर 11 सिचुएशंस है, 11 डिफरेंट सिचुएशन जब श्योरिटी का लायबिलिटी क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। 3 5 3 ध्यान रखना आपको, फर्स्ट में 3, थर्ड में 3 और सेकंड में 5 अलग सिचुएशन है। सबको समझ रहा है? यस सुनो, सबका लिख कर हो गया? क्वेश्चंस भी अब हम रिवीजन होने के बाद, मैंने कल के लेक्चर में देखेंगे, अभी रिवीजन ले लेते हैं जो आज पूरा डिस्कस किया है वन बाय वन। सबका लिख कर हो गया? नो वन विल रेफर टू द नोट्स जब मैं रिवीजन ले रहा हूं। एवरीवन हैज टू जस्ट रिकलेक्ट द क्लासरूम डिस्कशन एंड गिव द आंसर। जो नोट्स में देखेगा उसको पाप लगेगा, ध्यान दो। सो जस्ट गिव मी रिप्लाई वन बाय वन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने पार्टीज है? पहले पार्टी का नाम क्या है? इंडेमनीफायर। दूसरा इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? कौन किसको प्रॉमिस करता है? इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड को प्रॉमिस करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बेस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कौन है? इंडेमनीफायर है, एंड वी अश्योर्ड आर द इंडेमनीफाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टिपिकल फॉर्म ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बेस्ट एक्सेप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। रीजन नंबर 1, death is a certain event bound to happen. Number 2, loss due to that cannot be valued and replaced.
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो सेक्शन है 125 उसमें इंडेमनिटी होल्डर के कितने राइट्स है? 3, टू रिकवर ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट एंड ऑल सम्स। ये सबको क्लियर है? उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखा था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वन पर्सन प्रोमिसेस टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन, ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। हु इज दैट पर्सन हु प्रोमिसेस? श्योरिटी। किसके बीच होता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट? श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में। मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होता है? प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी का कंसिडरेशन क्या है? प्रिंसिपल डेटर को मिलने वाले गुड्स श्योरिटी का कंसिडरेशन, दैट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बी डैश और डैश, ओरल और इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के फॉर्म्स में पहला फॉर्म क्या आता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तीसरा गुड कंडक्ट ऑफ बिहेवियर। टू टाइप्स ऑफ गारंटी, नंबर 1 स्पेसिफिक गारंटी, नंबर 2 कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी फॉर अ डैश ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इट कैन नॉट बी डैश, revoked. Continuous guarantee always for a series of transaction limited as to dash or dash, time or amount whichever is dash earlier. Continuing guarantee can be dash, revoked, number 1 by notice, number 2 by death. Even if it is revoked only for dash transaction, subsequent transaction. For the dash transaction he continues to be liable, previous transaction he continues to be liable. Yeah, prior. Surety is discharged in how many ways? 3 ways. Number 1 by revocation, number 2 by improper conduct of creditor, and number 3 invalid contract of guarantee. Revocation में it happens number 1 by death, by novation, number 3 okay by notice to the creditor. Notice to the creditor और death के केस में continuing guarantee है। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड। सिर्फ फर्स्ट एरो हमने देखा है, सेकंड और थर्ड एरो हम कल देखेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।